पाकिस्तान की मईशत में बूम और बस्ट के साइकिल्स तो पिछले कोई 30 सालों से चल रहे हैं। आई मस्ट से कि ये जो लास्ट कोई 1.5 साल में जो हुआ है, दैट इज द शॉर्टेस्ट बूम बस्ट साइकिल आई एवर सीन। क्योंकि नॉर्मली कोई 3 से 5 साल तक खींच लेते हैं लोग इसको। ये तो पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि 2 साल नहीं चला, और 2 साल के अंदर अंदर ही अगर इसकी आप शुरुआत ले लें कोई जून 2020 से, तो अब ऑलमोस्ट कोई 2 साल अगर हो गए हैं तो 2 साल के अंदर अंदर जितना करीब ये वाला बूम बस्ट साइकिल हमें डिफॉल्ट के ले आया, ये तो कम ही दफा हुआ है मेरे ख्याल में। तो दिस वाज एक बहुत ही डेडली और वेरी सीरियस सिचुएशन अभी पाकिस्तान ने अवर्ट की है बहुत मुश्किलों से, और अभी तक वी आर नॉट आउट ऑफ डेंजर। द डेंजर इज स्टिल देयर, बट कुछ हद तक अब स्टेबिलिटी जो है वो आनी शुरू हो रही है, लेकिन जो मुश्किल फैसले लिए गए उनके मुश्किल असरात जो है वो भी साथ साथ आने शुरू हो रहे हैं। तो आई थिंक आने वाले दिनों में जैसे साथ साथ स्टेबिलिटी आती है मईशत में, उसी के साथ साथ महंगाई भी जो चढ़ेगी। तो आई थिंक एक पुरानी कहानी हम लोग रिपीट होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इस दफा ज्यादा है, कहीं ज्यादा। आई मीन जो शॉक। अगर मैं एक क्वेश्चन आपके साथ ऐड कर सकूं, जो लोग बारहा कर रहे हैं और शायद हमें आसान जुबान में बार बार उनको बताने की जरूरत भी है, उन्होंने कहा देखिए सब कुछ ठीक चल रहा था, सारा ठीक था, ये आए हैं और एकदम बैठ गया। तो एक तो हाँ देखिए, ये चूंकि आजकल ना हमारी अदालतों से लेकर वेटरन से लेकर हर कोई जो है वो व्हाट्सएप के 6 किस्म की बकवास के ऊपर चल रहा है। तो एक तो ये है, और दूसरा अगर उसके बाद आप थोड़ा सा आज जो मिफ्ता साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर बात की सुपर टैक्स की, जो 1 साल के लिए किया, विच आई मीन मैं बहुत लेमैन हूँ, मगर जितनी मुझे समझ है मुझे वो आइडिया कॉन्सेप्ट वाइज पसंद आ रहा है, और मुझे लग रहा है कहीं मेरे पे भी ना लग जाए। मगर उसमें उन्होंने लोगों ने कहा कि ये इनडायरेक्टली फिर भी कंज्यूमर को ही पास ऑन होगा, वेयरएज मिफ्ता साहब फरमा रहे थे कि ये उनकी इनकम पे टैक्स है, एक्सपेंडिचर पे नहीं है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप इसको भी डायलेट कीजिएगा कि इसका इन्फ्लेशन पे या आम लोगों पे कैसे असर पड़ेगा। आम लोगों पे तो इतना नहीं पड़ना चाहिए फौजिया, अनलेस जो लोग कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली कि यही चीजें, यही सनतकार जो है वो अपनी कीमतें रेज कर लेंगी। भाई ठीक है, बेवरेजेस, सीमेंट, सिगरेट्स की कंपनी ये अपनी अगर कीमतें रेज कर ले तो आम आदमी क्या सीमेंट खाता तो नहीं है ना। और सिगरेट भी अब मेरे जैसे लोग अगर पीते हैं तो जो गरीब आवाम पीती है वो तो वैसे या तो स्मगल्ड होते हैं या वो इनफॉर्मल सेक्टर से वैसे आते हैं। आई डोंट नो वो किस हद तक इस सुपर टैक्स में आएंगे। बट इन एनी केस एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो चॉइस थी गवर्नमेंट के पास, रेवेन्यू उन्होंने रेज करना था, उनको बताया जा रहा था, और पिछली गवर्नमेंट ने आईएमएफ को ये कमिटमेंट दे दी थी, और ये जो स्टाफ रिपोर्ट है फरवरी की उसमें मौजूद है कि वो पर्सनल इनकम टैक्स से ये पैसे रेज करेंगे, यानी कि सैलरीड तबके के ऊपर ये बर्डन वो डालेंगे। और नॉट ओनली बर्डन डालेंगे, उन्होंने कह दिया था ये स्ट्रक्चरल कंडीशन होगी, यानी कि इस तरीके से डालेंगे कभी कोई उसको उठा ही ना सके इस बर्डन को। दिस कमिटमेंट इज देयर नॉट ओनली एज अ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बट एज अ स्ट्रक्चरल कंडीशन, और वो कहते हैं मार्च तक ये काम कर लेंगे। अब गवर्नमेंट के पास, मौजूदा गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ये नहीं थी कि वो आईएमएफ से कह दें कि हम तो ये पैसे रेज करेंगे ही नहीं और ये टारगेट मीट करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपका जो भी गुज़श्ता हुकूमत है वो तो नेगोशिएट करके चली गई है। उनके पास ये रूम थी इतना कहना कि हम इसको इस तरह से नहीं, हम दूसरी तरीके से रेज करेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है? आप यही पैसे 200 अरब रुपए जो अब इन सुपर टैक्सेस के जरिए रेज किए जा रहे हैं, या आप पेट्रोल, डीजल, बिजली इनके ऊपर टैक्स लगा के रेज कर सकते हैं। वहां तो ऑलरेडी इन्होंने काफी बड़ा बर्डन उठाया हुआ है, वहां पे आप मजीद और कर सकते हैं। या आप सैलरीड तबका जो है उनके ऊपर कर सकते हैं बर्डन, या आप अमीर सनतकार जो है उनको पकड़ सकते हैं। ठीक है, इमीडिएट टर्म में यही आपके पास ऑप्शन है। कई लोग कह रहे हैं वो भाई एग्रीकल्चर पे लगाओ टैक्स, और कोई कह रहे रिटेलर्स पे लगाओ। लगना चाहिए, लाजिम लगना चाहिए, लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म बात है। वो 30 सालों से ट्राई की जा रही है वो चीज करनी, वो आप 10 दिन में नहीं कर सकते। अभी अगर आपको जो ये रेवेन्यू रेज करना है, ये 3 ऑप्शन हैं। अब आप बताएं आप किसके ऊपर लगाएंगे ये बर्डन? गुज़श्ता हुकूमत ने तो सैलरी तबके के ऊपर लगा दिया और चले गए। अब ये वाली हुकूमत आती है, कहती है नहीं, सैलरी तबके को मैं नहीं मजीद बर्डन करना चाहता ना, मैं गरीब तबके का तो ऑलरेडी बहुत बुरी हालात हो गए हैं, तो अब अमीरों की बारी है। अब अमीरों का आप रोना सुने
FPCCI और उन लोगों का। वो कह रहे हैं यार इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, इसकी वजह से हम लोगों को बेरोजगारी फैलेगी, इसकी वजह से आप उनका रोना सुने ऐसे लगता है जैसे क़यामत आ जाएगी इसकी। आप सिंपल एक डेटा देख लें, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ ऊपर गई है हर साल, कभी वो नीचे नहीं आई सवाए एक साल, और वो 2018 था। कैलेंडर ईयर 2018 इज द ओनली ईयर जब लिस्टेड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आती है, और वो भी थोड़ी सी मामूली सा ड्रॉप है, उसके बाद एकदम से वो राइज करती है। और 2021 में 970 बिलियन रुपीस का रिकॉर्ड हिट किया है KSE 100 की लिस्टेड कंपनीज ने इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। रिकॉर्ड था ये, नेवर बिफोर एवर। और ये तो हमें बताया जा रहा था फ्रॉम द गवर्नमेंट एट द टाइम कि ये देखो ये निशानी है कि हमने कितनी जबरदस्त मैशत संभाली है। उन दिनों में अगर लिस्टेड कंपनीज के प्रॉफिट्स रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गए थे, तो जो सैलरी तबका है उनको तो रिकॉर्ड हाई इंक्रीमेंट्स नहीं मिले थे, नहीं मिले कहीं से भी। मैंने डेटा कलेक्ट किया था इसका, सैलरीड लोगों के जो खैर मैं अपनी सोर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन एक सोर्स जिसके पास डायरेक्ट विजिबिलिटी है तमाम आपकी कोई 30 से 35 के दरमियान कंपनीज की HR और पेरोल रियलिटी की सिचुएशन में, वो कह रहे थे 6 से 12% का इंक्रीमेंट दिया गया है। और वो और 12 भी सिर्फ एक कंपनी थी जिसने दिया था, बाकी कोई 6 से 8 के दरमियान थे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने मुझे बताया 6 से 8% का इंक्रीमेंट उन्होंने दिया। जब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 20% 23% से इंक्रीज कर रही है, ये अपना वो बर्डन अपना बेनिफिट जो है वो शेयर कर रहे थे विद देयर ओन एम्प्लॉइज। आप गरीब तबके की बात करें, उनकी वेजेस इन कॉन्ट्रास्ट टू इन्फ्लेशन तो गिर रही थी, ठीक है। थ्रू आउट द ग्रोथ ईयर्स ऑफ इमरान खान रियल वेजेस जो हैं वो गिरती चली आई है। और मैं 5 स्पेसिफिक कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और मेसन और एक अनस्किल्ड लेबरर। इनके मैंने खुद डेटा निकाल के प्लॉट किया है। एनीबॉडी इज वेलकम टू गो एंड लुक एट इट देमसेल्व्स। रियल वेजेस आर फॉलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम रिलेटिव टू इन्फ्लेशन, ठीक है। तो उनके तो हालात और भी ज्यादा बदतर तरीन थे, और ये लोग रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी कमा रहे थे। तो 2 चीजें जाहिर होती हैं इससे कि जब पाकिस्तान की मईशत बूम एंड बस्ट के थ्रू बेशक गुजर रही हो, पाकिस्तान की जो जायंट बिलियनियर कॉर्पोरेट एलीट है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा ग्रो करती रहती है फॉर सम रीजन। इट नेवर गोज नेगेटिव एक्सेप्ट फॉर 1 ईयर, और वो भी देख लेंगे क्यों उस साल नेगेटिव थी, नंबर 1। नंबर 2, जब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही होती है, ये लोग तो बेनिफिट शेयर नहीं करते किसी और के साथ, लेकिन अब जब बस्ट आता है तो ये एकदम से मुड़ के हमें सबको कहते हैं कि यार हमारे ऊपर बर्डन ना डालो, बेरोजगारी हो जाएगी, हमारे ऊपर बर्डन ना डालो, सरमायाकारी रुक जाएगी, ये नहीं होएगा, वो नहीं होगा। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी सॉ सम गवर्नमेंट टेल देम इन रिटर्न कि भैया आपका भी मुल्क है, आपने भी इस बर्डन में शेयर करना है। और जब आपके ऊपर से अच्छे दिन गुजर रहे थे ना, जब आपकी रिकॉर्ड हाई प्रॉफिटेबिलिटी आ रही थी, वो भी गवर्नमेंट की वजह से था। उसमें भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज और टैक्स ब्रेक्स और सब्सिडाइज गैस और एमनेस्टी स्कीम्स और टेम्पररी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटीज और स्टेट बैंक की सब्सिडाइज क्रेडिट स्कीम्स का बहुत बड़ा रोल था। तो आपने गवर्नमेंट के पैसों के जरिए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो रिकॉर्ड हाई पे ले आए, अब उन्हीं प्रॉफिट्स को बड़ा है मेहरबानी गवर्नमेंट के साथ और अपने सैलरीड एम्प्लॉइज के साथ थोड़ा शेयर कर लें, ताकि जो इनएविटेबल बस्ट आया है उस बूम के बाद वो अवाम के ऊपर इतना भारी बोझ ना बने कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। खुरम, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही होगी इस पे आपकी बात समझ के कि जो बात आपने कही कि आप अगर एक चीज को 10 रुपए को 20 पे भी ले जाएंगे तो एक्चुअली जो गवर्नमेंट जिस चीज को टैक्स करना चाह रही है वो प्रॉफिट को या नेट इनकम को टैक्स करना चाह रही है कि वो बड़ी उसे करे। मगर अगर वो अपने प्रॉफिट में से अपने स्टाफ की सैलरीज या उसके बेनिफिट को इंक्रीज करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, तो वो फायदा ले सकते हैं। तो हम एक्चुअली हाई एंड इनकम को टैक्स कर रहे हैं और मजबूर भी कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपने टैक्स कम देना है तो अपने स्टाफ के साथ शेयर कर लीजिए, कुछ अपने स्टाफ के साथ शेयर कर ले, वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा।
और टैक्सेबल फिर एक कोई टैक्सेबल इनकम या वो चीज नहीं रहेगी। खैर बहरहाल ये तो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनको बता सकते हैं। फौजिया ये जो लोग होते हैं ना जिनके ऊपर ये टैक्स लग रहा है, दे हैव द बेस्ट एडवाइस अवेलेबल इन सोसाइटी। तो द बेस्ट अकाउंटेंट्स, हम लोग यहाँ बैठ के अपने टैक्सेस में सोच रहे होते हैं और कैलकुलेटर कर रहे होते हैं। दे हैव द बेस्ट अकाउंटेंट्स इन द कंट्री, उनके पास बेस्ट लॉयर्स इन द कंट्री होते हैं, बेस्ट लीगल एडवाइस इनको मिलती है, बेस्ट पॉलिसी एडवाइस इनको मिलती है। एब्सोल्युटली। तो दे हैव नो शॉर्टेज ऑफ मीडिया के अंदर भी आप देख लो उनका बहुत क्लाउड होता है। और मेरा एक क्वेश्चन और है, वो ये कि जब भी कुछ दिन से ये भी हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा सुनने भी आ रहा है, हम देख भी रहे हैं कि जी आज भी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अराउंड 2050 पॉइंट्स नीचे गिर गया। जी ये किस तरह के काम कर रहे हैं, ब्लड बाथ हो रहा है और ये नीचे जा रहा है। बट आप वाली बात, प्रॉफिटेबिलिटी तो कोविड के जमाने में भी लाइक आई नो टेलीकॉम सेक्टर में कम से कम 400 से 600% बढ़ी है, बिकॉज उस पर मुतबादला ने एक रिपोर्ट भी की थी तो मैंने देखा, तो वो आगे बढ़ रही है। तो फिर इस स्टॉक एक्सचेंज का ब्लड बाथ का नुकसान किसको हो रहा है? मुझे, जिसके 4 शेयर होंगे, वैसे नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आती है। हाँ नहीं, देखिए जो रिटेल सेवर है वो सबसे बड़ी कॉस्ट पे करता है यूजुअली इसमें, विच इज व्हाई मैं हमेशा रिटेल सेवर्स को कॉशन करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जाने से पहले 10 दफा सोच लें, या अगर आप जा रहे हैं तो छोटा मोटा सट्टा अपनी तरफ से मत खेलने की कोशिश करें। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, कोई सेंसिबल एडवाइस लेके सॉलिड किस्म के कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और आजकल के हालात आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। 2 साल बाद, 3 साल बाद ये हालात, 2 साल भी क्या, आई मीन ये तो 1 साल के अंदर अंदर ये चीज रिवर्स हो सकती है, एंड देन इट विल कंटिन्यू ऑन इट्स मार्च। ये नॉर्मली वो लोग हर्ट होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आए हुए होते हैं, जो लालच के शिकार होते हैं, जो सट्टा खेल के थोड़े बहुत समझ रहे होते हैं कि जल्दी पैसे बना लेंगे, और फिर कुछ हद तक आई मीन आपके इन्वेस्टर फंड्स होते हैं वो हर्ट होते हैं। आई मीन बेसिकली जिन लोगों के शॉर्ट टर्म होराइजन्स होते हैं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो उनको पड़ता है इसकी वजह से। बट अदर देन दैट, अगर आपका होराइजन लंबा है और आप लंबे अरसे के लिए हैं, तो आई डोंट थिंक आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत है। तो मतलब हमें लंबा सांस लेकर इस वक्त सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि चारा कोई नहीं है और ये 2 महीने की गेम नहीं है। भाईजान, ये जो व्हाट्सएपों पे आप लोगों को आ रही है ना चीजें, अल्लाह दे वास्ते माफ कर दो। खुरम हुसैन को सुन लिया करो, नहीं तो पढ़ता है बेचारा, पढ़ लिया करें। अदा आप लोगों से दरखास्त है, जो खुरम लिखते हैं उसको उर्दू में अली से सलीस उर्दू में तर्जुमा करें। हाँ, सलीस उर्दू में तर्जुमा बहुत जरूरी है। हाँ। खुरम ये बताएं कि 13 इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स हैं जिनको ये वन टाइम, ये रिकरिंग नहीं है लेकिन वन टाइम, ये जो सुपर टैक्स की जो बात की गई है, सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल्स, टेक्सटाइल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स, सिगरेट्स, मशरूबात, केमिकल्स, एयरलाइंस, ये है लिस्ट। मुझे ये बताएं कि इनमें से कितने ऐसे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान से, जो कि आपके और हमारे टैक्सेस पे चलती है, टैक्स एग्जेम्पशंस, सब्सिडीज और रियायतें मिलती हैं। मुझे तो सिर्फ फर्टिलाइजर का पता है कि महंगी गैस खरीद के सस्ती गैस उनको दी जाती है और नाम लिया जाता है कि जी किसानों का बड़ा फायदा होगा। अब ये वन टाइम पे ये इतनी जो चीखो पुकार है, जरा ये हिसाब भी हमें बता दें। भाई आयरन एंड सीमेंट का तो आप देखें, स्टील एंड सीमेंट का ये तो चली एमनेस्टी स्कीम्स पे रही है, ठीक है। और जो हाउसिंग पैकेज जो खान साहब लेके आए थे, जो जिसमें बैंकों को वो किया गया था, मजबूर किया गया था स्टेट का पावर यूज करके कि इसमें पैसे डालो, जहां पे स्टेट बैंक के पैसे पंप इन किए गए थे, और खास तौर पे जहां पे पूरी स्टेट की डॉक्यूमेंटेशन एफर्ट को मरोड़ के रिवर्स किया गया था कि आप डॉक्यूमेंटेशन की, आपको याद होगा ना, शबर जैदी साहब गए थे और उसके बाद ये हाउसिंग पैकेज आया था फौरन, ठीक है। और शबर जैदी साहब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हुए आए थे, जब वो गए हैं तो हाउसिंग पैकेज आया,
और हाउसिंग पैकेज का कोर अंदर क्या था, इट वाज द एमनेस्टी स्कीम, और तब से एक अनएंडिंग एमनेस्टी स्कीम चल रही है। यानी कि आपकी स्टेट की अभी एक अजीब सिचुएशन हो गई थी मुर्तजा साहब, कि एक हुकूमत जो एक हाथ से कह रही है हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, और दूसरे हाथ से वो दरवाजा खोल के करप्ट मनी को कह रहे थे, आप दावत दे रहे थे कि आप आइए और आप सो लॉन्ग एज हाउसिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। अजीब और गरीब एक, आई मीन इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन, बट नेवरदलेस चले वो तो हो गया जो हुआ। लेकिन that was all basically facilitation provided by the state. Fertilizer का आपने एग्जांपल दिया, अब एविएशन का आई मस्ट एडमिट कि मैं उस सेक्टर की फाइनेंसेस और उन चीजों से इतना इंट्रिकेटली अवेयर नहीं हूँ, तो आई विल स्किप दैट फॉर अ मोमेंट। सिगरेट वाले तो कॉन्स्टेंटली रो रहे होते हैं बेचारे, उनका तो इफ यू लिसन टू देम दे हैव नो शॉर्टेज ऑफ मनी टू थ्रो अराउंड, बट इट सीम्स एज इफ के वो तो बस कल बैंकरप्ट होने वाले हैं। थैंक यू फॉर सेइंग दैट फॉरम मैं say that as a smoker, but क्या करें। नहीं, आई थिंक पाकिस्तान में तकरीबन जितनी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, तकरीबन सब के सब जो है वो किसी ना किसी शक्ल में स्टेट की बेनिफिट से ही चल रही है। अभी भी टेक्सटाइल्स वाले जो हैं वो शोर मचा रहे हैं कि हमें अगर आप गैस सब्सिडी जो $6 पे उनको मिल रही थी, अब वो $9 पे सुनने में आ रहा है, एग्री करने वाले हैं। जो वही गैस जो स्टेट $40 में खरीद रही है बाहर से जुलाई के महीने के लिए, यहाँ कमिटमेंट दी जा रही है कि वो हम आपको $9 में बेचने के लिए तैयार होंगे अपने एक्सपोर्ट्स के खातिर और वो। दिस इज अ यूनिवर्सल थिंग। ये लोग इसको रेंट सीकिंग बिहेवियर कहते हैं, इस पे ही चलते हैं ये लोग। मगर ये रेंट सीकिंग बिहेवियर को हमने बांग्लादेश में भी देखा है, वहां पर भी फार्मा और टेक्सटाइल जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिक्टेट भी करती है, मगर जब इस तरह की सूरत हाल आती है तो वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी भी होती है और उसको फंडिंग भी देती है। दैट्स व्हाई वहां पर भी हमने देखा है उनकी यूनिट्स पर बिजली वैसे 14-14 घंटे हो, मैं रही हूँ वहां पर, लोड शेडिंग हो उनको नहीं होती और ये सब्सिडी दी जाती है। बट दे हैव टू रियलाइज कि वी हैव कम टू अ स्टेज जहां पर अब हुकूमत भी बस हो गई है, बस कर दिया। हाँ बिल्कुल, आई थिंक दे हैव टू रियलाइज, और वो करेंगे। They will realize. I think शोर शराबा मचेगा, but eventually they will realize. खुरम मुझे ये बताएं जाते जाते कि एक नई इनकलाबी पार्टी आई थी जिसका नाम PTI है, जिसने कहा कि जी ये शरीफ और जरदारी लुट के खा गए, ये जागीरदार, ये सरमाएदार, ये जो इन पे टैक्स लगा है 13 सेक्टर्स पे, जिसका अभी हमने लिस्ट पढ़ी, इस पर सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो असद उमर को है, शौकत तरीन को है, PTI को है, गरीबों की, मिडिल क्लास की जो जमात है। ये जरा मुझे समझा दें, ये क्या? ये आई थिंक सिर्फ इसलिए क्योंकि जहां तक इस पार्टी के इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर कोई बयान देना होता है तो इनको फिर आगे किया जाता है। वो बेसिकली अपनी जॉब कर रहे हैं, देयर इज नो अदर रीजन। तो सियासी बयान देने के लिए इकोनॉमिक इश्यूज पे शौकत तरीन और हमाद अजहर और असद उमर इनको आगे किया जाता है, एंड दैट्स ऑल दे आर डूइंग। देयर इज नो, आई डोंट थिंक देयर इज स्पेसिफिक रीजन कि इनके कोई कनेक्शंस है इन इंडस्ट्री से या इनका अपना कोई जाती खसारा हो रहा है। और अदा वैसे भी देखें, वो जो आपने ये तरक्याती इंसाफी किस्म की पार्टी का जिक्र किया, उनके तो चेयरपर्सन का खर्चा ही कोई नहीं है उत्थे कि वो जब आटा चीनी हुआ था, और वो जो अभी तक आप पता है इस्लामाबाद में आप से मोटरवे की तरफ जाएं तो अभी भी गोलरा के ऊपर ना एक ह्यूज सा बिलबोर्ड लगा हुआ है जिसपे एक प्लाजा की तस्वीर है और उस पर लिखा हुआ है ये एमनेस्टी अप्रूव्ड प्लाजा है। तो अभी भी अगर आप वहाँ पर खरीदना चाहते हैं ना कार, तो आपको वो एमनेस्टी का फायदा होगा। अभी तक लगा हुआ, मैंने आज भी आते देखा था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। क्या बात, उसकी पिक्चर खींच के तो ट्वीट करें प्लीज यार। वैसे मेरे से ना वो आई वाज ड्राइविंग सो आई कांट, आई विल डू दैट नेक्स्ट। खुरम, आखिरी सवाल ये है कि क्या हम उस वक्त तक जिंदा रहेंगे जब हम ये जो तकरीबन रिटेल और एग्रीकल्चर जो तकरीबन 40% मिला के हमारे GDP का बनता है, उस पे भी कोई टैक्स लगेगा? कोई हमारे जो नॉन डेवलपमेंटल जो टी टाइम बजट्स हैं वो कोई कम होंगे? कोई सर इंशाल्लाह आई कांट से आगे जाके क्या होगा, बट आई कैन टेल यू कि मुश्किल बहुत है। आई मीन स्टेट की मशीनरी, इसकी कैपेसिटी देख के, और खास तौर पे ये जो बहुत हमारे
ऑर्गेनाइज्ड बट इनफॉर्मल इंटरेस्ट्स हैं, इनको काबू करना बहुत मुश्किल है स्टेट के लिए। तो आई मीन आई इंशाल्लाह, लेकिन आई डोंट नो, मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ कि ये एक दिन होगा। अभी फौजिया, हर्फ आखिर आपके पास है। बस प्रोग्राम का हर्फ आखिर या खुर्रम के लिए? नहीं, प्रोग्राम का भी हर्फ आखिर समझ ले। खुर्रम से तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर जो हमारे हिमालय से ऊंचे और समंदर से गहरे चीनी भाइयों ने भेजे हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसी चीज का तो इंतजार था, इसी चीज के लिए तो ये सारे मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मार्केट में डॉलर्स खत्म हो रहे थे, और डॉलर्स खत्म होना ही डिफॉल्ट को कहते हैं, और डिफॉल्ट की शक्ल अब हमें जिंदा मिसालें हमारे सामने है, लेबनान और श्रीलंका में जो हालात हुए हैं। ये सिर्फ डॉलर्स की गेम कहना तो बुरा लगता है, लेकिन एक लिहाज से दैट इज व्हाट द गेम इज अबाउट, कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जिस तरह से डिप्लीट कर रहे हैं, तो अब उनको पहले रोकना, उन रिजर्व्स की फॉल को, ये उन्होंने इंपोर्ट बैन्स और इस किस्म के स्टेप्स के थ्रू किया। फिर उसमें आपके क्रेडिटर्स को ये तसल्ली देना कि भाई हम लोग डिफॉल्ट नहीं करने वाले, ये IMF प्रोग्राम के पास जाके और उनसे एक दफा अग्रीमेंट हो जाए, तो वहां से एक दफा $1 अरब आ जाए, तो फिर उनके पीछे तमाम और भी क्रेडिटर्स खड़े हैं जो रेडी हैं फिर आपको और लेंड करने के लिए। तो उसमें फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक आता है, उसमें आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स आती हैं, और ऑलरेडी हमने देखा है कैबिनेट अप्रूवल हो गया है टू फ्लोट $1 बिलियन बॉन्ड, सुकूक बॉन्ड, वो गल्फ मार्केट्स में फ्लोट किया जाएगा। एज सून एज द IMF प्रोग्राम पे क्लैरिटी आएगी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस होगा। उसके बाद कुछ सऊदी अरब से भी अब कमिटमेंट्स आई हैं, चीन की तो ऑलरेडी पूरी हो गई है। तो ये अभी इस किस्म की खबरें आपको थ्रू जुलाई और अगस्त के महीने में आती रहेंगी कि अब यहाँ से इतने आ गए, यहाँ से इतने आ गए, और जो आप लोग और जो हम सब सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला डेंजरस लेवल पे पहुंच गए हैं, वो चीज आहिस्ता 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 रिवर्स होती शुरू होगी। तो इस एज से पुल बैक करना इमीडिएट प्रायोरिटी है, कि जिस भी तरीके से, चाहे वो बोरोड मनी के थ्रू हो, और हमेशा बोरोड मनी के थ्रू ही किया है पाकिस्तान ने इस एज से पुल बैक। तो और पुल बैक करने के बाद फिर आप बात करते हैं कि ठीक है, अब हम एक सिक्योर पोजीशन में आ गए हैं, अब हमें आगे इस सिचुएशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए किस किस्म के रिफॉर्म्स की जरूरत है। वो वाली बात तब आती है जब आपके पास ये स्टेबिलिटी एक दफा हासिल हो जाती है। तो आई थिंक अब वो शुरू हो गया प्रोसेस। उसका पहला हम लोगों ने देख लिया है, चाइनीज डॉलर्स जो आए हैं, इसके बाद IMF की अनाउंसमेंट आएगी, वो डॉलर्स आएंगे। फिर जुलाई और अगस्त में वी विल कीप हियरिंग दीज अनाउंसमेंट्स, यू विल सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फिर IMF का रिव्यू होगा, उसके बाद फिर रिफॉर्म्स और इन चीजों की बात शुरू हो सकेगी। So yes, I think it's a very consequential development, the release of the Chinese dollars, and there's a string of more such announcements to come, I expect. Yeah. Fawzia, last word. Last word अदा बस यही है कि अपने बंद बनी रखो, मतलब हिफाजती बंद बांधे रखिए, मगर फ्लाइट हमवार हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ थैंक यू फॉर द इनविटेशन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।